श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते बच्चों, आज हम इस कक्षा में ध्वनि नामक कविता से कविता के सारांश, शब्दार्थ एवं प्रश्न उत्तर रिवीजन करने वाले हैं। इस कविता की कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ध्वनि नामक इस कविता में कलियों एवं पुष्पों के माध्यम से कवि ने देश के युवाओं को गतिशील एवं जागरूक बनाने की चेष्टा की है। प्रस्तुत कविता में कवि के अंतर्मन की आवाज़ प्रकट हुई है। कवि प्रभात काल में अलसाई कलियों पर अपने कोमल कर फेरकर उन्हें प्रातः काल का संदेश देना चाहता है। स्वयं कवि अच्छे काम करते हुए देश के युवाओं को रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख करना चाहता है। आगे देखिए, पहली पंक्तियाँ यह है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस प्रकार वसंत ऋतुओं का राजा है, उसी प्रकार उसके जीवन में भी युवा काल अभी आया है तथा उसका कवि जीवन अभी शुरू हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि के जीवन में आशा का संचार अभी हुआ है। उसका मन उत्साह और उमंगों से भरा हुआ है। अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। दूसरी वाला पंक्तियाँ यह है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर भेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। भावार्थ यह है, जिस प्रकार वसंत के आगमन पर चारों ओर पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं और वृक्षों की डालियाँ नए नए कोमल पत्तों और कलियों से ढंक जाती हैं, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी उत्साह, उमंग और जोश का संचार हो गया है। वह अपने जीवन के इस उत्कर्ष काल में अपनी रचनाओं के द्वारा यश का प्रसार करना चाहता है। वह अपने स्वप्निल हाथों को नींद से अलसाई कलियों पर फेरना चाहता है तथा उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है। अर्थात वह निराश तथा आलस में डूबे हुए युवकों को अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेरित करके उत्साहित करना चाहता है ताकि वे नवयुवक भी सुकर्म कर सकें। अब हम शब्दार्थ देखने वाले हैं। पहला, वन। वन यानी फॉरेस्ट, हिंदी में इसका शब्दार्थ जंगल। क्या है पहला वन? पहला जो शब्दार्थ वन, जंगल। मृदुल, कोमल। मृदुल यानी सॉफ्ट, कोमल। क्या है? मृदुल, कोमल। पाद, पत्तियाँ। पाद यानी लीव। पात, पत्तियाँ। पात का मतलब है लीफ, पात
हिंदी शब्दार्थ यह है पत्तियाँ। कोमल, सुकुमार। कोमल क्या है? कोमल, सुकुमार, ब्यूटीफुल, मनोहर। कोमल क्या है? सुकुमार। अदरवाइज मुलायम भी बोल सकते हैं, मुलायम यानी सॉफ्ट। ओके। गाद, गाद शब्दार्थ यह है शरीर। गाद यानी शरीर। गाद शब्द है, शब्दार्थ है शरीर। निद्रित, सोई हुई यानी नींद में डूबी हुई। निद्रित शब्दार्थ यह है सोई हुई। प्रत्यूष, प्रत्यूष शब्द यह है प्रत्यूष। इसका शब्दार्थ है प्रभात यानी सवेरा, मॉर्निंग। प्रभात यानी सवेरा। प्रत्यूष प्रभात और सवेरा। मनोहर, मन को हरने वाला यानी सुंदर, ब्यूटीफुल। मनोहर, मन को हरने वाला। क्या है? मनोहर, मन को हरने वाला यानी सुंदर। पुष्प, पुष्प प्रत्येक फूल, एक एक फूल। पुष्प, पुष्प शब्दार्थ क्या है? प्रत्येक फूल। लालसा, इच्छा। लालसा यानी इच्छा। लालसा जो शब्द है, शब्दार्थ यह है इच्छा। द्वार, दरवाज़ा। क्या है? द्वार, दरवाज़ा। तंद्रालस, नींद से अलसाया हुआ। क्या है? तंद्रालस शब्द है तंद्रालस। इसका शब्दार्थ नींद से अलसाया हुआ। अब हम प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न यह है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? क्या है प्रश्न? कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर, कवि के अंदर जीवन जीने की उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा बची है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। अभी कवि को काफ़ी काम करना है। वह स्वयं को काम के लिए उपयुक्त मानता है, इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि के अंदर जीवन जीने की उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा बची है। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं और अभी कवि को काफ़ी काम करना है। वह स्वयं को काम के लिए उपयुक्त मानता है, इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। सेकेंड वन क्वेश्चन, भूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? प्रश्न यह है, भूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? उत्तर, भूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानते हैं कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए
वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। एक बार और पढ़ूंगी मैंने। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानते हैं कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। थर्ड वन, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहते हैं तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। यहाँ कलियाँ आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है, अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगह देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह से भर देगा। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहते हैं तथा कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है। यहाँ कलियाँ आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है, अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगह देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह से भर देगा। लास्ट वन क्वेश्चन, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? चर्चा कीजिए। क्वेश्चन, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? लिखिए। उत्तर, वसंत को सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ माना जाता है। इस ऋतु में ना तो अधिक ठंड पड़ती है ना ही अधिक गर्मी। इस ऋतु में पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पेड़ों पर नए कोपलें आने लगती हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, शीतल मंद हवा सबको मोहित कर देती है। इसीलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? उत्तर यह है, वसंत को सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ माना जाता है। इस ऋतु में ना तो अधिक ठंड पड़ती है ना ही अधिक गर्मी। इस ऋतु में पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पेड़ों पर नए कोपलें आने लगती हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, शीतल मंद हवा सबको मोहित कर देती है। इसलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है।
धन्यवाद बच्चों।